इनके देख लीजिए। ऑब्जेक्टिविटी सीखने के तरीके जो लिखवाए थे, बताए थे, उन्हीं तरीकों के इस्तेमाल से इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी सीख सकते हैं। कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है उसके लिए, उसी से काम चलाएंगे। यहां तक ठीक है? बढ़िया। आगे जोर से उठ के बोलो, बुलंद आवाज में बोलो। अगर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं है तो सिविल सेवकों पर ठप्पा लग जाता है कौन सी पार्टी के हैं, और फिर उससे इंक्लूसिव ग्रोथ का खतरा बनता है कि वो होगी या नहीं होगी। मान लो बीजेपी का ठप्पा है, तो उसके बाद ये खतरा हमेशा रहेगा कि अगर कोई पार्टी किसी वर्ग विशेष को पसंद नहीं करती है तो वो कलेक्टर जो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है वो उस वर्ग से न्याय करे या ना करे, किंतु परसेप्शन बनेगा कि न्याय नहीं कर रहा है। ये सब बाधाएं आएंगी। फिर अगर नेता उसी पार्टी का है तो उसको अवैध फायदा पहुंचाने का मामला आ सकता है। तो प्रशासन शासन को अवैध फायदा ना पहुंचाए, प्रशासन जनता के किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध काम करता हुआ ना दिखे। इन सब चीजों से बचने के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि प्रशासक राजनीतिक दलों से दूर रहे। उसकी निष्ठा केवल संविधान के प्रति हो, उतना काफी, किसी और के प्रति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये खतरा उसमें। अब देखिए 5-6 मूल्य एक साथ लेंगे। एक का नाम है पेशेंस, एक का नाम है परसिस्टेंस, और एक का नाम है परसेवरेंस, लगन। इन तीनों के निकटतम अगर 2 शब्द और लिखने तो एक शब्द है डिटर्मिनेशन, और एक शब्द है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड, क्योंकि फोर्टिट्यूड पर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया है, तो मुझे लगा कि ये भी साथ में निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इन सबको हिंदी में अगर कहना है तो हम क्या कहेंगे, तो पेशेंस तो आप जानते हैं धैर्य होता है, और परसिस्टेंस को हम निरंतरता कह सकते हैं। परसेवरेंस के लिए लगन शब्द का प्रयोग हमने किया ही था पहले भी। डिटर्मिनेशन को क्या बोलेंगे बताइए? दृढ़ प्रतिज्ञा। क्या? अच्छा, मुझे कुछ बोला आपने। दृढ़ निश्चय, चलो ठीक है। दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय, क्या लिखूं, निश्चय या संकल्प? मैं तो संकल्प लिखूंगा, जो करना कर लो आप लोग, क्योंकि मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है। दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। ठीक है। इसके बाद है फोर्टिट्यूड। ये क्या होता है? आप में से कौन सेंस समझ पा रहे हैं इसके? हाथ खड़ा करें। अरे आप समझ पा रही हैं क्या चीज? संघर्ष में लड़ने की क्षमता। बढ़िया है। हाँ, साहस के नजदीक तो है ही, करेज के आसपास ही है। जद्दोजहद नहीं। हाँ, इसका यूपीएससी ने अनुवाद सहनशीलता ही किया है। यूपीएससी ने इसका अनुवाद सहनशीलता ही किया है। क्या अनुवाद करें इसका? ऐसा कीजिए, सहनशीलता ही लिख लीजिए अभी के लिए, फिर समझ लेंगे क्या चीज है। यूपीएससी ने अनुवाद किया है तो उसको हम ठीक मान लेते हैं फिलहाल। ठीक है। तब आप सोचो सहनशीलता, इतनी देर तक हम इतना सहन किया मुश्किल से, फिर आ गई है सहनशीलता। सहनशीलता ही सहन नहीं हो रही, तो वो सहिष्णुता थी, है ना। टॉलरेंस और फोर्टिट्यूड अलग चीजें हैं। एक वाक्य में कहना हो, अपने विरोधी विचारों को सह लेना सहिष्णुता है। विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करना, टिके रहना, शांत रहना, ये फोर्टिट्यूड है। तो फोर्टिट्यूड विपरीत परिस्थितियों को सहने की क्षमता है, और सहिष्णुता विपरीत विचारों को सहने की क्षमता है। इस सेंस में आप इन दोनों में थोड़ा सा अंतर कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो हम ऐसा करते हैं, शुरू करते हैं धैर्य से, और फिर समझते हैं कि इन सारे मूल्यों का महत्व क्या है। तो जब मैं ये टॉपिक समझाता हूं ना, तो मैं कहता हूं कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल एक मूल्य अपने भीतर ले आना हो, तो वो मूल्य है, नहीं, सहनशीलता नहीं है, वो है परसेवरेंस, लगन। मतलब बाकी मूल्य भी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा बनने के लिए, सफल होने के लिए, जैसे इंटीग्रिटी होगी तो आप सफल कितने होंगे नहीं पता, अच्छे हो जाएंगे। तो आपको शानदार इंसान बनना है तो इंटीग्रिटी, और सफल होना है तो परसेवरेंस। इनका कॉम्बिनेशन हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो इंटीग्रिटी प्लस परसेवरेंस, इनके कॉम्बिनेशन को हम मान सकते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सवाल था कि व्यक्ति सफल कैसे होगा। सफलता की खोज में एक कंसेप्ट आया, आईक्यू, कि जिस व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा है वो बाकी व्यक्तियों से ज्यादा सफल होगा। और आईक्यू का बेसिक मतलब क्या है? लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी जिसके अंदर ज्यादा है, कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग जिसके अंदर ज्यादा है,
तो आईक्यू का मतलब था लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर ज्यादा है वो व्यक्ति सफल होगा। लंबे समय तक ये मान के सारा समाज चलता रहा, पश्चिम के लोग भी चलते रहे कि उनको फार्मूला मिल गया है। लेकिन 1980 के आसपास जब 83 में हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस का, तो ये माना गया कि एक इंटेलिजेंस काफी नहीं है, बहुत तरह की इंटेलिजेंस है और सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं। किसी किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए सोशल इंटेलिजेंस चाहिए, कहीं इंटरपर्सनल, कहीं इंट्रापर्सनल, अलग अलग चाहिए। मोदी जी में कौन सी सबसे ज्यादा है? लॉजिकल मैथमेटिकल है या इंटरपर्सनल है? इंटरपर्सनल है। एक स्पेशल भी कोई घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में, तो उनको आइडिया हो गया होगा ना। अब फ्लाइट से समझ जाते कौन से देश में उतरने वाले हैं, तो इतना आइडिया हो गया होगा। तो बेसिकली उनके अंदर क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा है। तो इसलिए एक गोल आदमी ने कहा कि नहीं, आईक्यू नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका नाम क्या था? डेनियल गोलमैन। और भी कुछ लोगों ने कहा, लेकिन डेनियल गोलमैन ने सबसे बुलंद आवाज में कहा। इसकी बात लोगों ने सुनी, कहा तो सैलोवी और मेयर ने भी था, लेकिन इसकी बात सुनी लोगों ने ज्यादा। और इसने कहा ना, इसका कहना है कि सफलता में 85% के आसपास योगदान होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, और आईक्यू का योगदान तो बहुत कम होता है। इसी किताब का शीर्षक ही है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाई डज इट मैटर मोर देन आईक्यू। यह आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? तो दुनिया भर में एक मामला हो गया भाई, ईआई जो है वो आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में सफल होने के लिए, और इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक डेनियल गोलमैन है। उन्होंने साबित किया बहुत सारे एग्जाम्पल से। उनका मानना यह भी है कि महिलाओं में ईआई पुरुषों से ज्यादा होती है। इस पर कई लोगों को मतभेद है, कई लोग नहीं मानते इस बात को। जैसे एम्पैथी के मामले में तो ये बात सही है कि महिलाओं में एम्पैथी पुरुषों से ज्यादा आमतौर पर होती है, ठीक है। लेकिन अपने इमोशंस पे कंट्रोल के मामले में कई लोग मानते हैं कि इसमें पुरुष महिलाओं से ज्यादा सफल होते हैं। अच्छा, जब भी मेरे पुरुष महिला तो बहुत ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स हैं, सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती। एवरेज बात करते हैं, सामान्यतः, औसत रूप से। तो मैं आपसे दो वाक्य पूछता हूं, अपनी अपनी मम्मी, चाची, ताई, मामी, फूफी, उन सबको दिमाग में रख के, और फिर उन सबके पति को दिमाग में रख के बताइएगा क्या सच है। पहला, एम्पैथी यानी दूसरे की मन स्थिति को समझने, महसूस करने की क्षमता आपके घरों में महिलाओं में ज्यादा है या पुरुषों में ज्यादा है? महिलाओं में ज्यादा है। मतलब लेकिन एवरेज, औसतन। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे घर में पुरुषों में ये क्षमता ज्यादा है, दूसरों की मन स्थितियों को समझने की, भांपने की क्षमता। ऐसी एक लड़की वहां बैठी है कोने में, एक लड़की ये बैठी है, दो, एक आप हैं, तीन वोट पड़े हैं, तीनों लड़कियों के पड़े हैं, चौथा वोट भी लड़की का है, एक लड़का मिला फाइनली। चलो, ये मैं जानबूझ के लिंग विभिन्नता इसलिए सूचित कर रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि बाप की और बेटी का जो बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग अलग ही किस्म की होती है। और जब भी कोई लड़की कहती है ना कि जो बात पुरुष समझ सकते हैं, वो दरअसल बाप को ध्यान में रख के बोल रही होती है, किसी और पुरुष को ध्यान में रख के नहीं बोल रही होती है। तो बेटी का पिता के प्रति एक विशेष लगाव, इसको मनोविज्ञान में, शास्त्रों में नहीं, मनोविज्ञान में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है। सीधी भाषा में कहें तो बेटी की पहली मोहब्बत बाप होता है और बेटी की पहली मोहब्बत माँ होती है। इसलिए किसी बेटी का ये महसूस करना कि मेरे पापा ज्यादा समझते हैं, नॉर्मल बात है ना। हम केवल एक खास संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। अगर किसी लड़की को ये लगता हो कि उसके पापा उसके अलावा भी समाज में अन्य व्यक्तियों की वेदनाओं को, मनस्थितियों को उसकी मदर की तुलना में ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तब ये सिद्धांत बनेगा कि पुरुषों में ये क्षमता ज्यादा है। लेकिन नॉर्मली ये बात मानी जाती है कि महिलाओं में ये क्षमता औसतन पुरुषों से ज्यादा है। वोटिंग नंबर 2, अब आप बताएं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के मामले में बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, किंतु आंख से, मतलब गुस्सा झलकना नहीं चाहिए, आंख लाल नहीं होनी चाहिए, अंगारे नहीं आने चाहिए आंख के अंदर। बहुत दुख हो रहा है, किंतु आंख से आंसू टपकना नहीं चाहिए, आवाज भर्रानी नहीं चाहिए। इस मामले में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के मामले में महिलाओं और पुरुषों में ज्यादा बेहतर कौन है? पुरुष है। आप में से कितने लोग कहना चाहिए कि नहीं, मेरी मम्मी ज्यादा स्ट्रांग है इस मामले पापा की तुलना में, कंट्रोल कर लेती हैं? ऐसा एक वोट आया, देखिए। नहीं, 3, 4, 5, 6 हो गए। गुड गुड गुड। तो अब बात तो है, सामान्य बात है, हम तो बात करें कि ज्यादा क्या दिखता है। हंसने की बात नहीं है, मनोविज्ञान गणित नहीं होता कि गणित जैसे इसमें नियम बनेंगे कि हर त्रिभुज उसमें मतलब 3 रेखाएं होंगी और वो कुल इतने कोण का होगा। वो नियम यहां नहीं चलते हैं मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान के नियम ये होते हैं कि अमूमन ऐसा होता है, इसके अपवाद हो सकते हैं। और कितने लोग मानते हैं कि हाँ, हमारे पिता में हमारी माता की तुलना में इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता ज्यादा है। देखिए, मोदी लहर चल पड़ी है, देखिए। इतने में तो मोदी जी यूएन के प्रेसिडेंट बन जाते, इतनी लहर चल पड़ती। तो इससे थोड़ी कम लहर चली भारत में, इसलिए केवल भारत के ही हो पाए हैं अभी तक। तो इसका मतलब डेनियल गोलमैन का ये दावा कि महिलाओं में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, इस पर कुछ सवाल लग सकते हैं
कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज ए सेट ऑफ क्वालिटीज, और उनमें से कुछ क्वालिटीज पुरुषों में ज्यादा हो सकती है, कुछ क्वालिटीज महिलाओं में ज्यादा हो सकती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि IQ, EI सब बच्चों वाली बातें हैं। जीवन में अगर सफल होना है तो चाहिए SI, सब इंस्पेक्टर। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस का एक नया प्रकार कुछ लोगों ने आजकल छोड़ दिया है, अखबारों में इसे दिखाना शुरू हो गया है। अभी एकेडमिक बुक्स में नहीं आया है, पर अखबारों में, पब्लिक डिस्कशंस में ये शब्द आने शुरू हो गया, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। जिसके पास ये होगी वो जितना सफल, सार्थक, शांत और कंटेंट। देखिए, सफलता का असली पैमाना ये है कि मैं अपनी नजरों में कितना सफल हूं, ना कि दूसरों की नजरों में कितना सफल हूं। इसलिए कई लोग IAS बनते हैं, कार्डर मिल गया नागालैंड, इतना दुखी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। IAS बने, जिसको दिखाना था, गांव के डमरू को दिखाना था, डमरू नागालैंड आ ही नहीं सकता। अब डमरू को टिकट भेजी कि आओ आके देखो मैं कैसा हूं यहाँ पर, तो संतोष नहीं मिल रहा, क्योंकि इस व्यक्ति की नजर में सफल होने का मतलब दूसरों की नजर में सफल होना है, ना कि अपनी नजर में होना है। अपनी नजर में सफल होने को बोलते कंटेंट फील करना, कंटेंट होना, आत्मपूरित होना, आत्मसंतुष्ट होना। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लोग कहते हैं कि आत्मसंतुष्टि अगर जीवन का उद्देश्य है, और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मसंतोष, कि आपको अच्छा लगे, जीना अच्छा लगना चाहिए, और 2-4 साल की चकाचौंध के बाद अंततः आपको अच्छा लगे कि आप जीवन ठीक जी रहे हैं, यही तो उद्देश्य है। ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से आता है। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से सिंपल सा मतलब है कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो वो, ईश्वर को नहीं मानते तो प्रकृति, संपूर्णता, इस पूरे ब्रह्मांड, इस जगत की संपूर्णता जो है, उस संपूर्णता के साथ संबंध महसूस करने की ताकत, कि जो टोटलिटी है उसके साथ मेरा एक पर्सनल रिलेशन है, और वो कॉग्निटिव लेवल पर नहीं, वो इमोशंस के लेवल पर आपको महसूस होने लगे, आपकी एक्शंस में झलकने लगे, तो हम कहेंगे ये व्यक्ति स्पिरिचुअली इवॉल्व व्यक्ति है, आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा विकसित व्यक्ति है। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो पूछेंगे नहीं, लेकिन कभी इंटरव्यू में बताना चाहिए, अपने आंसर में जिक्र करना चाहिए, कर दें। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि परसिस्टेंस कोशिएंट या परसेवरेंस कोशिएंट ये सबसे बड़ा फैक्टर है जीवन में सफलता का, और मुझे लगता है कि ये बात काफी हद तक सही भी है। परसेवरेंस कोशिएंट या परसिस्टेंस कोशिएंट, इससे बड़ा फैक्टर कोई नहीं है। और इस कोशिएंट का मतलब होता है लगातार धैर्य और निरंतरता के साथ अपने उद्देश्य में लगे रहने की क्षमता। तो एक निरंतरता हो, लगन हो, तो आप जो सफल होते हैं उस सफलता की बात कर रहे हैं। क्या होता है कि जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं, किंतु सफलता अगर तुक्के से नहीं मिली है तो उसकी बहुत लंबी यात्रा होती है, बहुत भारी कीमत चुकानी होती है। अच्छा, नया आदमी सोचता है कि यार क्या है, तो ऐसे ही है, लेकिन उसके पीछे की लंबी संघर्ष यात्रा का अपना मूल्य है। और इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था, और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, उनका टाइम आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके लिए लगातार मेहनत लगातार करनी है, धैर्य रखना है, छटपटाना नहीं है। और इसलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूँ क्लास में भी, IAS बनने में वही सफल होगा जिसके अंदर परसेवरेंस होगी। इंटेलिजेंस थोड़ी कम चल जाएगी, EQ, EI थोड़ा कम चल जाएगा, परसेवरेंस कम है तो नहीं बन पाएंगे। और जो लोग हर महीने एक रात को अचानक उछलते हैं IAS बनने के लिए, कुकर की भाप भर गई, ढक्कन की तरह उड़े अचानक, IAS बनना है, आज ही रात को बनना है IAS, और उसके बाद अमानवीय टाइम टेबल बनाते हैं अपना, जो 4 घंटे चलते चलते दम तोड़ देता है, और उसके बाद मामला टाइम फिर 1 महीने तक शांत पड़े हैं, फिर किस दिन खून गर्म हुआ, अचानक IAS बनने बैठ गए उस दिन, और बस टारगेट ये इंटरव्यू 250 नंबर, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय 350 नंबर, GS 550 नंबर, और IAS टॉपर से 200 नंबर ज्यादा स्कोर। और फिर पढ़ना शुरू, सुबह 4 बजे पढ़ेंगे, और उसके बाद दिन में 21 घंटे का बना लिया पढ़ने का, अमानवीय किस्म का टारगेट बना लेते हैं। हाँ, और होगा क्या, एक दिन होते थे छोड़ो यार ऐसे ही ठीक था, छोड़ो। इसको बोलते हैं बहुत तेजी से उठने वाला जोश, उतना ही तेजी से मर जाता है। एक साहित्यकार थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा। क्या इस्तेमाल किया? वो एक क्रांतिकारी बनना है ना, तो तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा चाहिए। घृणा चाहिए व्यवस्था से, पर भावनात्मक नहीं, बौद्धिक घृणा चाहिए।
उबलने वाली नहीं, शीतल घृणा चाहिए, शीतल घृणा। और तीव्र भी होनी चाहिए, बेचैनी भी हो। तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा अगर है तो क्रांतिकारी बन पाओगे, वरना क्रांतिकारी बनना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक उसी तर्ज पे अगर कहें, अगर बनना है आईएएस, तो लंबे समय तक धीमी गति में, मंद मंद गति में चलने वाला मोटिवेशन, एनर्जी, आत्मविश्वास, संकल्प, पढ़ने की इच्छा और सफल होऊंगा ही होऊंगा ये भरोसा, अगर ये सब धीमी और मध्यम गति में चलता है लगातार, तो बनेंगे आईएएस। आईएएस बनना, सीएम बनना, पीएम बनना, कुछ भी बनना, कुछ भी बड़ा हासिल करना, उद्योगपति बनना, कोई बढ़िया एनजीओ चलाना, कैलाश सत्यार्थी बनना, ये सब ऐसे नहीं होता है। लंबे समय के सस्टेन्ड मोटिवेटेड एफर्ट चाहिए होते हैं। कुछ भाव समझ में आ गया क्या है? अब इन सबको समझते हैं क्या क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सफल होने के लिए कौन सी 2 चीजें चाहिए जीवन में, या एक चाहिए? परसेवरेंस। परसेवरेंस में बाकी सब शामिल हो जाएगा। शानदार इंसान बनने के लिए क्या चाहिए? इंटीग्रिटी। सफल इंसान बनने के लिए परसेवरेंस। कायदे की बात करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। ये हो गया डेडली कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, परसेवरेंस। अगर ये 3 चीजें आ गई तो उसके बाद कोई माइका लाल आपको बड़ा इंसान बनने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये 3 गुण एक किले की तरह आपकी रक्षा करेंगे। धैर्य। धैर्य क्या होता है? देखो, धैर्य का मतलब सिंपल क्या होता है? धैर्य का संबंध है टाइम से, समय से। सही समय का इंतजार करने की क्षमता। सरलतम भाषा में कहूं, सही समय तक इंतजार करने की क्षमता। इसमें टाइम फैक्टर बहुत काम आता है। समय, तो सही समय तक इंतजार करना है, ये कब कब जीवन में आ सकता है? 2 स्थितियों में आ सकता है। एक तो आ सकता है कि आप किसी ऐसे उद्देश्य के पीछे चल रहे हैं जिस उद्देश्य को हासिल करने की प्रक्रिया ही बहुत लंबी है। ठीक, तो एक तो हो सकता है दूरगामी उद्देश्य, जैसे आपने आईएएस का उद्देश्य चुन लिया। अब ये उद्देश्य दूरगामी है, ये ऐसा नहीं कि कल रात को मनु बसु आईएएस बन गए, है ना। इसमें तो आपको तैयारी करेंगे 1-1.5 साल, उसके बाद एग्जाम देंगे, एग्जाम भी जिस साल शुरू होगा उसके अगले साल खत्म होगा, फिर सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग 6 महीने बाद शुरू होगी, फिर 2 साल ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद जाके पोस्टिंग मिलेगी। पूरी 5 वर्षीय योजना है। पहले बार में सफल होंगे तो 5 वर्षीय योजना है। तैयारी शुरू करने से अपनी फील्ड में जॉब में जाने तक का समय 5 साल का समय मिनिमम है इसमें। मैं ट्रेनिंग के 2 साल मिला के बोल रहा हूँ। उसमें पहली बार में सिलेक्शन होने की संभावना आपको पता है बहुत ज्यादा नहीं होती है, रेयर ही है। यानी कि समय और चाहिए, तो पेशेंस चाहिए। और दूसरा धैर्य कब चाहिए? कठिन समय में चाहिए। कठिन समय में अगर इन दोनों बातों को मिला के कह दिया जाए, किसी दूरगामी उद्देश्य की प्रक्रिया में या किसी कठिन समय में सही समय का इंतजार करने की क्षमता को धैर्य कहते हैं। बाकी समझ गए? आप नोट कर लेंगे अपने अपना। तो किसी दूरगामी उद्देश्य की प्रक्रिया में या किसी कठिन समय में सही समय का इंतजार करने की क्षमता को धैर्य कहते हैं या पेशेंस कहते हैं। सो सिंपल। इन्हीं में से एक पक्ष को अगर ले लेंगे, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या है? ये वो सहनशीलता है जो कठिन समय में, कठिन समय या कठिन संघर्ष में, भाई कठिन समय, कठिन संघर्ष किसके जीवन में नहीं आते हैं? आते ही हैं कभी ना कभी। अब आप उस समय चिल्लपो मचाते हैं, जमीन पर लेट लेट कर रोते हैं, गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं, या शांति से झेल लेते हैं उसको। तो कठिन समय या संघर्ष को शांति के साथ और साहस के साथ, शांति और साहस के साथ झेलने की क्षमता। इस समय राहुल गांधी को कौन सा मूल्य चाहिए सबसे ज्यादा? फोर्टिट्यूड चाहिए। उनको लगता है मेरे ही समय में मोदी कहा आ गया, तो ये होता हम देख लेते, ये आदमी इसी टाइम पैदा होना था, ऐसा मन में आता होगा। और दिल्ली के इलेक्शन के समय मोदी जी को लगता होगा कि केजरीवाल इसी समय काहे पैदा हो गया, पूरे भारत में हमारा अश्वमेध ये घोड़ा दौड़ रहा है आराम से, यहीं आके फंस जाता है बार बार। तो लगता होगा उनको भी, तनाव तो होता ही होगा। तो फोर्टिट्यूड भी सहनशीलता है, धैर्य के नजदीक है, किंतु इसका संबंध इसमें यह नहीं है कि लंबा उद्देश्य है, समय लग रहा है, वेट करना, वो नहीं। कठिन चुनौतियां आपके सामने, बहुत कठिन समय चल रहा है, और उस कठिन समय को पूरे साहस के साथ झेलना। जैसे राजा पूछे दूसरे राजा से, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए?
और दूसरा राजा बोले वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर ने पोरस से पूछा क्या सलूक करे, पोरस ने कहा जो राजा को राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर यूनान से आया था, उसको पंजाबी बोलनी नहीं आती थी। पोरस पंजाब के इलाके में था, उसको ग्रीक नहीं आती थी। ये हुआ कैसे समझ नहीं आता। और दुनिया भर कहती है कि ऐसी बातचीत हुई और हम तुमसे परेशान है, बात हुई कैसे। तो पहले ये बताओ कि धैर्य और फोर्टिट्यूड में अंतर समझ में आ गया। ठीक, चलो वो जो शेर था ना, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, वो इस पे अप्लाई होता है फोर्टिट्यूड पर, कि मैंने बहुत कठिन संघर्षों को झेला है सीने पर तमगे की तरह, इसलिए उसका महत्व जो है वो फोर्टिट्यूड है। चलो अब आ जाओ परसिस्टेंस पे आ जाओ। देखो धैर्य में होता है केवल समय का इंतजार करना। इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, यह है धैर्य। ठीक, जैसे कोई बच्चा है 19 साल का, शादी करने को बेकरार हो रहा है, वैसे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बेटा जब तक 21 के ना हो जाओ इंतजार 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 करो। इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है। ये नहीं करना है कि किसी ने शादी करनी है उसके लिए वो विशेष रूप से कुछ प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं, केवल 21 का होना है, बस इंतजार करना है। निरंतरता में क्या होता है कि पेशेंस प्लस सस्टेन्ड एफर्ट्स, ये फार्मूला है, एकदम एकदम केमिस्ट्री का फार्मूला टाइप का है। पेशेंस प्लस सस्टेन्ड एफर्ट्स इक्वल्स टू परसिस्टेंस। अर्थात परसिस्टेंस निरंतरता में पेशेंस तो है ही, पेशेंस तो है ही है इसके अंदर, साथ में एक चीज और भी है, उसका नाम है सस्टेन्ड एफर्ट। सस्टेन्ड एफर्ट से मतलब है प्रयास की निरंतरता। किसी, अब देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें कठिन समय वाली बात हटा देंगे, इसमें सिर्फ ही आ जाएगा उद्देश्य में। किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक धैर्य और निरंतर प्रयास करने की क्षमता, यह है परसिस्टेंस। इन सबको लिखते रहिए आप, जिस भाव से देख रहे हैं कि देखा और दिमाग में छप गया ना, बाद में सब गायब हो जाता है ना। किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक धैर्य और निरंतर प्रयास करते रहने की क्षमता, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस में पेशेंस के साथ साथ एक पक्ष और जुड़ गया है, निरंतर प्रयास। ठीक, अब परसिस्टेंस और परसेवरेंस में भी संबंध वैसा ही है। तो परसेवरेंस क्या है, परसेवरेंस का मतलब है परसिस्टेंस प्लस सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन। परसिस्टेंस प्लस सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन, सिंपल फार्मूला है, फार्मूला याद रखिए, सारी कहानी याद रहेगी। सस्टेन्ड का मतलब है निरंतर, सस्टेन करना, निरंतरता बनाए रखना। सेल्फ मोटिवेशन क्या है, आत्म अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए। तो फिर से वापस आ जाओ वहीं से, किसी दूरगामी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, प्रयास की निरंतरता और आत्म